खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे अपने आप को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे अपने आप को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर अपने आप में एक ज़माना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर अपने आप में एक ज़माना है। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जिनका एग्ज़ाम हो गया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। कल मैं किसी काम में, ज़रूरी काम में बिजी होने की वजह से पेपर का एनालिसिस नहीं कर पाया, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा आज तक की सबसे बड़ी ऐसी समझे कि खुशी हो रही थी, जैसे जैसे बच्चे अपने घर पे या फिर जहाँ पर भी रूम वगैरह पे रहते हैं, आने के बाद में अपने प्रश्न लिख लिख के भेज रहे थे। साथ में जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है उसके इमेज ले लेकर के, स्क्रीनशॉट ले लेकर के मुझे भेज रहे थे, या फिर जो क्लासें ऐप पे और यूट्यूब पे करवाई गई थी उनके पीडीएफ के स्क्रीनशॉट ले लेके भेज रहे थे। मैं काम में बिजी होने की वजह से डिले हो गया, अदरवाइज मैं कल ही आपको इसके बारे में बता देता। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है एक्चुअल में ये वास्तविकता है। वास्तविकता देखो, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब अनलिमिटेड कंटेंट होता है ना, किसी बुक की अगर अपन बात करें 600 पेज, 700 पेज, 800 पेज की बात करें, तो वहाँ से तो पर्सन एग्जाम के अंदर आने ही आने होते हैं, क्योंकि बड़ा कंटेंट होता है। दिक्कत उसमें यह रहती है कि अपन उन चीज़ों को याद नहीं कर पाते, याद कर भी लेते तो उन चीज़ों का रिवीजन नहीं कर पाते, रिवीजन कर लेते हैं फिर भी अपने एग्जाम के अंदर भूल जाते हैं। लेकिन जब लिमिटेड कंटेंट होता है, अगर आपको 300 साढ़े 300 पेज का हाथ से लिख करके मैं आपको कंटेंट दे दूं, 300 साढ़े 300 पेज हाथ से लिखे हुए का मतलब ये है कि बुक के वो 150 पेज, 160-70 पेज के आसपास में ही है, और उसमें ही आपको 50 में से टेक्निकल के अधिकतर पर्सन देखने को मिल जाए, तो याद करना भी उनको आसान होता है, रिवीजन भी आसान होता है, एग्जाम के अंदर आता है कंटेंट तो भी अपन कर पाते हैं। देखो यहाँ पे बिल्कुल भी ये बड़ाई करने की या फिर मार्केटिंग करने की कोई बात नहीं है। मुझे खुशी है इस चीज़ की कि इतनी सारी चीज़ें एग्जाम के अंदर मैच हुई है, तो मैं आपको एक एक प्रूफ के साथ में यहाँ पे बताने वाला हूँ। हाँ, बहुत सारे नए बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि ऐसे ही मार्केटिंग कर रहा है, ऐसे ही बोलता है, थोड़ा सा आप विश्वास रखिएगा। मुझे भी आपका अपना छोटा बड़ा या भाई समझिएगा, बहुत बड़ा आदमी मैं नहीं हूँ। सारी चीज़ें आप लास्ट तक देखना, और उसके बाद में आपकी ओपिनियन है, भले ही आप अपने मन के अंदर उस चीज़ की धारणा कर लेना। मैं आपको जितनी चीज़ें बताऊंगा जेन्युइन चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो रातों रात के अंदर कोई आदमी स्टार नहीं बनता, हर चीज़ के पीछे मेहनत होती है। जो बड़े लोग बने हैं उनके पीछे भी मेहनत है, हम भी मेहनत वो करते जा रहे हैं। सच्चाई एक्चुअल में ये है, लेकिन वास्तविकता मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेपर के लेवल वगैरह के बारे में बात करें। पेपर का लेवल चाहे अपन टेक्निकल की बात कर ले, चाहे राजस्थान जीके की बात कर ले, इंडिया जीके की बात कर ले, मैथ की बात कर ले, चाहे साइंस की बात कर ले, इजी लेवल किसी का भी नहीं था। हाँ, कुछ पर्सन हमेशा हर एक एग्जाम के अंदर इजी आते हैं, लेकिन इस पेपर का लेवल अगर ऑल ओवर मान के चले तो मीडियम ही लेवल था, और कुछ पर्सन ऐसे भी थे मैथ वगैरह के अंदर देखे तो हाई लेवल की चीज़ें भी थी। भले ही 10th लेवल की चीज़ें हों, लेकिन हाई के अंदर अपन उन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। अभी बोलने को बहुत सारे बच्चे, जिस भी बच्चे का मेरे पास में फ़ोन आता है, पर्सनली मेरे पास में जो बच्चे फ़ोन करते हैं वही जुड़े, जो मतलब क्या कि लंबे टाइम से मेरे साथ में कनेक्ट है, या फिर बच्चों ने पढ़ाई कोर्स ऐप वगैरह से मेरे साथ में किया है। तो किसी भी बच्चे का स्कोर है ना, वो 65-70 से नीचे तो वो बता ही नहीं रहे। लेकिन क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में एग्जाम होता है तो अपने को लगता है कि अपना स्कोर है 70 है, 75 है, 80 है। उसके बाद थोड़े दिन बाद में धीरे धीरे टीचर एनालिसिस करवाते तो अपने को लगता है कि ये अपना 75 से 70 हो गया। उसके बाद में जब अब धीरे धीरे लगता है कि ये भी पर्सन थोड़े मुझे डाउट है, और कम हो जाता है, आंसर की आते आते एक्चुअल चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो अपने को उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बस ऑल ओवर ये है कि आपका पेपर इजी बिल्कुल भी नहीं था। कट ऑफ आपकी पिछली बार जो गई थी उससे कम ही जाने वाली है, हाई नहीं जाने वाली। बच्चे भी उसकी तुलना में कम है, और पेपर का लेवल उससे कम नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज ये बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे जो चीज़ें उनके बारे में सब चीज़ें मैं आपको अपनी ईमानदारी से आपको प्रूफ के साथ ही बताने वाला हूँ। हालांकि देखो सारे पर्सन तो मेरे पास में है भी नहीं, और बच्चे भेजते भी नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आगे जिन बच्चों का एग्जाम है उनकी वजह से हमारी मेरिट कहीं हाई नहीं चली जाए। और हम भी किसी भी प्रेशर नहीं डालते कि एक एक पर्सन है हमारे को भेजो, इन चीज़ों को हम भी समझते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी चीज़ें मैं आपको कुछ जितने बच्चों ने प्रश्न भेजे हैं, और ये जो प्रश्न है 24 तारीख की पहली और दूसरी दोनों शिफ्टों के मिक्स प्रश्न है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को कंसिडर करिएगा। हालांकि देखो ऑप्शन की वजह से भी पर्सन का आंसर चेंज हो जाता है, पर्सन की लैंग्वेज की वजह से भी पर्सन टफ हो जाता है ना। हालांकि ऑप्शन वगैरह यहाँ पे लेके आना पॉसिबल नहीं है, तो जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता सकता हूँ वो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें सेकेंडरी सेल की, लेड एसिड जो बैटरी है वहाँ से पर्सन के बारे में
आपको उसके जो एसिड उसके अंदर कौन सा काम में लेते, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा काम में लेते, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था और डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ था। तो पेज नंबर जिन बच्चों के पास में ये नोट्स है 116 नंबर पेज पे आपको जिनके पास में नोट्स है मिला सकते हो। जो लेटेस्ट वाले नए नोट्स है जिनमें लगभग 350 के आसपास में पेज है उनके अंदर है। जो पुराने नोट्स है उनके अंदर थोड़ा कंटेंट कम है, अब साढ़े नए वाले जो है उनके अंदर है। बाकी जो चीज़ें और ऐड हो रही है वो नए अपन बुक जब देंगे उसके अंदर ऐड करेंगे। 116 नंबर पेज है जिसके अंदर आप देखोगे H2SO4 है ना, ये जो अपना लेड एसिड बैटरी है उसके लिए आशुत जल, ये आपका DIL H2SO4 जो कि ब्रैकेट करके मैंने अलग से इसका फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है 116 नंबर पेज पे, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। जिसके बाद में एक प्रश्न आपका इस प्रकार का आया था जिसके अंदर आपका एक कूलम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई थी। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ये आपका है पेज नंबर 7 पे आपको देखने को मिलेगी। बस इतना था कि एग्जाम के अंदर पॉइंट हटा करके 625 करके 10 की पावर 18 की जगह 16 कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट हटाएंगे तो 2 पावर कम हो जाएगी। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद 3 फेज सप्लाई है, उसके अंदर फेज डिफरेंस की बात हुई है 206 नंबर। पोली फेज वाला जो चैप्टर मैंने लिखा है उसके अंदर आप देखोगे 3 फेज सिस्टम की जो विशेषताएं मैंने यहाँ पे लिखी है। देखो थोड़ी चीज़ें चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ हूबहू वही हो, है ना, जो बच्चों ने भेजा है, क्योंकि सारी चीज़ें एक्चुअल में बच्चों को भी याद नहीं रहती। उसके तीनों फेजों में परस्पर जो फेज डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री का होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलरेडी नोट्स के अंदर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले से मेंशन किए हुए, ऐसा नहीं कि बाद में मैंने कोई मेंशन किया हो। उसके बाद में आप चलोगे ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह जब यूज करते हैं तो वो किस रीजन के अंदर ऑपरेट होता है। यहाँ पे आ जाओ, ये पेज नंबर आपको नोट्स के अंदर देखने को मिलेगा, पेज नंबर आपका 301 है। 301 पेज नंबर पे आओगे तो यहाँ पे देखो आपको दे रखा है ना, आपका एमीटर जंक्शन है, कलेक्टर जंक्शन है, उसके बाद में ऑपरेशन है, उसके बाद में यूज है। जब एम्पलीफिकेशन या फिर एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं तो उसका एमीटर होता है फॉरवर्ड बाइस में होता है, कलेक्टर रिवर्स बाइस में होता है, वो ऑपरेशन ऑपरेट करता है आपका एक्टिव रीजन सक्रिय क्षेत्र के अंदर। जिनका एग्जाम नहीं हुआ क्लोज स्विच के रूप में जब सैचुरेशन रीजन में होता है, ओपन स्विच के रूप में जब वो कट ऑफ रीजन के अंदर होता है तो वो ऑपरेट करता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ, उसके बाद नहीं पहले आ जाओ आप डोपिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर ना, 300 पेज ही आपके सामने है ना। डोपिंग के बारे में जो आपका एमीटर कलेक्टर और बेस जो होता है डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो डोपिंग है ना। एमीटर होता है इसके अंदर हेवीली डोप्ड होता है, बेस जो होता है इसमें हल्की डोपिंग होती है, और कलेक्टर जो होता है इसमें मॉडरेट डोपिंग होती है। जिनका एग्जाम नहीं हुआ ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा साइज अलग अलग जो होते हैं इन तीनों के आपसे पूछे तो एमीटर की जो होता है वो आपका मीडियम होगा, बेस का सबसे कम होगा, कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होगा, या फिर चौड़ाई का बोले तो ये होगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ आपका ल्यूमन इकाई के बारे में आपसे पूछा गया तो 329 नंबर 329 नंबर पेज है, उसके अंदर आ जाओ 329 नंबर। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन के बारे में पता नहीं है कि क्या पूछा गया था, लेकिन इकाई थी ल्यूमन ऐसा कुछ करके आ रहा है ना। तो ये ल्यूमेन है तो यह ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? ल्यूमिनस फ्लक्स की ये आपसे इकाई होती है ना। हालांकि सिलेबस में इसको मेंशन नहीं कर रखा था, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें वो आपसे पूछी गई है। लेगिंग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए 91 नंबर पेज है। बीच बीच में जो पेज है ना नोट्स के, डायरेक्ट मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के पावर फैक्टर सुधारने की विधियाँ डायरेक्ट आपका 91 नंबर पेज है, उसके साथ में जिनके पास में नोट्स है नहीं वाले वो मैच करवा सकते हैं, है ना। ये विधियाँ यहाँ पे लिखी हुई, स्टैटिक कंडेंसर हो गया, उसके बाद सिंक्रोनस मोटर हो गई, उसके बाद में सिंक्रोनस आपका इंडक्शन सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर है, उसके बाद में फेज एडवांसर है। ठीक है, तो ये आपके मेथड हो गए। उसके बाद में आज जो आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है ना 79 नंबर पेज है, यहाँ से एक आपको छोटा सा न्यूमेरिकल प्रश्न दिया गया था ना। टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी इन दोनों में से एक चीज़ दी गई थी और एक चीज़ आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो आपको टाइम पीरियड दिया गया हो तो उसके बट्टे में आप फ्रीक्वेंसी कर दो, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछे तो आपको टाइम टी है इस हिसाब से आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न था। उसके बाद PMMC टाइप एमीटर का उपयोग है ना किसके लिए अपन करते, तो पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है नोट्स के अंदर 104 नंबर पेज है। PMMC टाइप एमीटर, तो यहाँ पे आप देखोगे स्थायी चुंबकशल कुंडली यंत्र PMMC टाइप के जो यंत्र होते हैं, है ना। तो आ जाओ यहाँ पे आप इसके नीचे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना लाइन डाल के मैंने लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर देखो यह मीटर केवल औसत मान यानी कि DC की ही गणना करता है। DC की गणना करता है, एमीटर है तो मतलब DC वो करंट हो गया, उसका आंसर आ गया। 2018 के अंदर भी ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, अभी भी ये प्रश्न है वो आपका
आया। उसके बाद में आ जाओ कैपेसिटर मोटर के प्रकार आपसे पूछे गए, तो कैपेसिटर मोटर के प्रकार है 168 नंबर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वाला जो चैप्टर है उसके अंदर जो मैंने पॉइंट मेंशन करके रखे वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आ जाओ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की विषय आपके जो प्रकार यहाँ पे लिखे हुए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जो प्रकार है, इसमें आप देखोगे कैपेसिटर मोटर है ना, यह भी 3 प्रकार की होती है। कैपेसिटर मोटर है 3 प्रकार की होती है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, है ना। उसके बाद स्थायी कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, 3 प्रकार की ये मोटर होती है। उसके बाद में आ जाओ आप रिलेक्टेंस का इक्विवेलेंट आपसे पूछा है ना, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट। ऑलरेडी टेबल बना के यहाँ पे चीज़ें दी हुई है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो बच्चे भी यहाँ पे अच्छी तरीके से इन चीज़ों को रट्टा मार लीजिए भलाई। रिलेक्टेंस के बारे में आपसे पूछा गया तो रिलेक्टेंस के एनालॉग्स आपका प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ से टेबल के अंदर दी गई है, डायरेक्ट आपको यहाँ से चीज़ें वो पूछने को मिली है। अब आ जाओ 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसके अंदर फील्ड कौन सा होता है या फिर स्टेटर फील्ड कौन सा होता है, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर 160 नंबर जो पेज है यहाँ पे आप आओगे तो देखने को मिल जाएगा आपको। आ जाओ देखो, है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ते हैं तो इसमें घूर्णनकारी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा होता है? घूर्णनकारी चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए कम से कम 2 फेज की सप्लाई होना जरूरी है। उसके बाद में एक आपको प्रश्न पूछा गया था सिंक्रोनस स्पीड वाला जो फॉर्मूला है उसको लेकर के, है ना। इसी फॉर्मूले पे आधारित आपसे प्रश्न है वो पूछा गया था, ऑलरेडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके आधार पे आपको एक एग्जाम्पल भी करवाया गया है, ठीक है। शायद आपसे क्या पूछा गया था, पोल की संख्या पूछी गई थी, तो इसको बस इधर लेके जाना था, यहाँ पे पोल की संख्या, यानी कि 2 चीजें दे रखी थी, एक चीज आपको ज्ञात करनी थी। तो बड़े ही प्यारे प्रश्न है और प्यारे प्यारे तरीके से, है ना। जितनी माँ टाबरा जितना प्यारा तरीकों कौन समझा बीता नोट्स के अंदर था ना, मैं समझा रहा क्या थोड़ो सो कंटेंट है, छोटो सो 20 दिनों के अंदर भी नोट्स बच्चा तैयार कर लिया होगा, बे बच्चा प्री एग्जाम बिल्कुल बिंदास तरीकों पास करेगा। बिंग बाद में आ जाओ थे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग के बारे में पूछा गया। तो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग बहुत बेसिक प्रश्न है, 1 मिनट रुको आप। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है उससे पहले अपन देख लेते हैं पटलित क्रोड और जो भंवर धारा हानि है ना ट्रांसफॉर्मर की, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए कोर जो होती है वो पटलित बनाई जाती है। ये आपकी भंवर धारा हानियों का फॉर्मूला हो गया। ये कोर की मोटाई होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, अधिकतम फ्लक्स घनत्व होगा, तीनों के ये वर्गानुपाती होती है। उसके बाद में देखो ट्रांसफॉर्मर की केवीए रेटिंग पूछी गई। तो ट्रांसफॉर्मर की केवीए रेटिंग बहुत बेसिक प्रश्न है ना। डायरेक्ट तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ट्रांसफॉर्मर की केवीए के अंदर रेटिंग ये होती है, लेकिन बार बार जिक्र है वो इन चीज़ों का किया गया है, न्यूमेरिकल वगैरह लिखे है, तो वहाँ पे ये चीज़ें है ही है, समझने वाला उन चीज़ों को समझ गया होगा। उसके बाद देखो सर्किट ब्रेकर से कई सारे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। पहला प्रश्न सर्किट ब्रेकर काम क्या यूज होता है, ऐसा कुछ करके था। तो सर्किट ब्रेकर जो होता है अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, उसके लिए स्वतः ऑफ हो जाता है। अगर आपसे ये पूछा गया है किस कंडीशन में ऑन ऑफ करता है या फिर मेक और ब्रेक करता है सर्किट को, तो परिपथ वियोजक एक इस प्रकार की युक्ति है जो विद्युत परिपथ को लोड, है ना, या फिर बिना लोड पर परिपथ को जोड़ने तथा तोड़ने का काम करता है। यानी कि नो लोड और लोड दोनों कंडीशन में इस सर्किट को मेक और ब्रेक करने का काम करता है। अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से ये प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो सर्किट ब्रेकर आपसे पूछा गया 255 नंबर पेज पे, देखो क्या दिया गया 255 नंबर पेज पे। हाँ देखो आर्क बुझाने के मेथड को लेकर के प्रश्न आया था। आर्क बुझाने को लेकर के, अगर आर्क बुझाने की विधियों की अगर अपन बात करें, 2 प्रकार की विधि होती है आर्क का कुचलना। उच्च प्रतिरोध विधि होती है और एक आपकी 0 पॉइंट या फिर लो रेजिस्टेंस वाला मेथड होता है। लो रेजिस्टेंस वाली जो विधि होती है उसका उपयोग अपन केवल एसी में करते हैं। एसी की वेव जब 0 पॉइंट पर पहुंचती है तब अपन सर्किट को ओपन कर देते हैं। दूसरा आपका उच्च प्रतिरोध विधि होती है, एसी और डीसी दोनों के अंदर अपन काम में लेते हैं। जब बात आती है मीडियम की, है ना, मीडियम कौन कौन सा होता है आर्क को बुझाने के लिए, तो जो जो सर्किट ब्रेकर है उनके नाम के हिसाब से, वायु वाला तो एयर भी अपन काम में लेते हैं, ऑयल भी अपन काम में लेते हैं, SF6 भी अपन, है ना, या आपकी हेक्साफ्लोराइड भी अपन काम में लेते हैं, वैक्यूम भी काम लेते हैं, चारों मीडियम, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में SF6 सर्किट ब्रेकर है, उसकी कोई विशेषता के बारे में प्रश्न आता है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो SF6 की विशेषता की बात करें तो यह जो इसके अंदर गैस जो होती है हेक्साफ्लोराइड गैस होती है, यह गैस रंगहीन
गंधहीन तथा वायु से 5 गुना भारी होते हैं। इनमें से कोई ऑप्शन था तो वही चीज़ आपकी राइट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके बाद देखो सर्किट ब्रेकिंग की सीबी की कैपेसिटी, है ना, ऐसा कुछ पूछा गया था। इसकी जो कैपेसिटी होती है यहाँ पे आप देखोगे रेटिंग के बारे में, कैपेसिटी के बारे में आपसे पूछा गया है तो आपकी केवी के अंदर आ जाएगी, है ना, 230 से, है ना, इस हिसाब से आपका 400 केवी, तो केवी के अंदर आपकी वो चीज़ आएगी। उसके बाद में आपका आ जाएगा पैसिव और एक्टिव एलिमेंट के बारे में। पैसिव और एक्टिव एलिमेंट है, देखो पैसिव और एक्टिव एलिमेंट है वो पुराने वाले जो नोट्स आपको दे रखे अभी तक उसके अंदर नहीं था। अब मेन एग्जाम के लिए अपन ने जो कंटेंट को एड ऑन करके नए जो कंटेंट तैयार किए जिसकी अपनी बुक आ रही है तो उसके अंदर पेज के अंदर ये चीज़ें वो ऐड की गई है। यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टार्टिंग में निष्क्रिय अवयव आपसे पूछे तो ये अवयव जो वोल्टेज या धारा के रूप में ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं या नए सिग्नल की शक्ति में वृद्धि कर सकते तो उसको अपन निष्क्रिय अवयव बोलते हैं। और ये अवयव ओम का नियम और किरचॉफ का नियम का पालन करते हैं तथा ऊर्जा के साधन नहीं होते। इन्हें रैखिक अवयव भी कहते हैं, जैसे कि प्रतिरोधक हो गया, संधारित्र हो गया, प्रेरक हो गया। इसी हिसाब से सक्रिय यानी कि एक्टिव एलिमेंट पूछा तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पुराने वाले नोट्स के अंदर ये चीज़ें मेंशन नहीं थी। उसके बाद में आपसे एक प्रश्न है वो स्टार डेल्टा से संबंधित पूछा गया था। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है ना, पेज नंबर 39 है, यहाँ पे आप अपने नोट्स के अंदर मैच करवा सकते हो। डेल्टा का स्टार में कन्वर्जन बिल्कुल ट्रिक के साथ में यहाँ पे मैंने बताया। स्टार वाली जो ब्रांच होती है जैसे कि R1 अपने को ज्ञात करना है तो R1 से जुड़ी दो डेल्टा की ब्रांच कौन सी है, RA और RC है, तो इन दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे जो तीनों ब्रांच है उनका आप जोड़ कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा, है ना। ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे मैंने लिखा भी स्टार की कोई भी भुजा ज्ञात करनी हो तो उस भुजा के ऊपर जुड़ी दो प्रतिरोधक का गुणनफल कर लो और नीचे उन तीनों का योगफल कर दो, वो चीज़ें आप आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में सोलर सेल के संबंध में प्रश्न आपका आया है तो 280 नंबर पेज पे आप आज जो सोलर सेल है ना, काफ़ी लिमिटेड कंटेंट लिखा हुआ है और अच्छी बातें यहाँ पे लिखी हुई। ये आपका सोलर पावर प्लांट, तो सोलर पावर प्लांट के अंदर आओगे तो एग्जैक्ट याद नहीं है ना, बच्चे नहीं बता पाए, लेकिन यहाँ से प्रश्न 2-3 आए थे, है ना। एक तो था शायद सोलर सेल का निर्माण किससे किया जाता है तो सिलिकॉन द्वारा किया जाता है। एक सोलर सेल का वोल्टेज अगर आपसे पूछा हो तो 0.5 या 1 वोल्ट, 0.5 से 1 वोल्टेज, और सोलर सेल की आउटपुट एनर्जी 1 वाट होती है। सोलर सेल की दक्षता आपकी 15 से 17% होती है। 2% है शायद एक वोल्टेज वाला, एक आपका ये आपका बनाउट किससे करते हैं। अब 4 लाइनें मेंशन है, इसमें से आपको 2% देखने को मिल जाए। मेन बात ये होती है कि कंटेंट कितना लिखा हुआ है आप उसको याद कर पाते हो नहीं कर पाते हो। दुनिया भर का कंटेंट तो डाल दो, है ना, 700-800 पेज का छोटा छोटा कंप्यूटर से टाइप करके दे दो, हर एग्जाम के अंदर पूरा आ जाएगा, लेकिन वो चीज़ें अपन याद ही नहीं कर सकते तो उसका क्या मतलब है। उसके बाद में अपना आगे आ जाओ, अर्थिंग आपका आ जाएगा 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए थे, उससे संबंधित आपको प्रश्न कोई पूछा गया था। पेज नंबर आप 30 पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको ये आपके 4 रेजिस्टेंस है, चाहे आपको रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू पूछी हो ये आपको करंट की वैल्यू पूछी हो तो आप इससे निकाल सकते हो। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे दिए गए हैं ना, आपको रेजिस्टेंस को डबल कर दे, लंबाई को डबल कर दे, व्यास को डबल कर दे, सब चीज़ें ट्रिक के माध्यम से भी बताई गई है। उसके बाद देखो MCCB है, उसका पूरा नाम है तो 197 पे ये चीज़ें दे रखी है। आप आ जाओ, है ना, ये सर्किट ब्रेकर हो गए, MCB हो गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, MCGB यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ये नाम हो गए। उनकी कुछ डिटेल्स है, इनकी रेटिंग वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, तो इस पेज पे आप इन चीज़ों को देख सकते हो। उसके बाद में आपसे अर्थिंग के कई सारे प्रश्न वो पूछे गए। पहला प्रश्न अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है ऐसा कुछ था, या फिर उसकी प्रकृति क्या होती है ऐसा कुछ प्रश्न था। तो प्रकृति की बात करें तो अगर आपके ऑप्शन में लो रेजिस्टेंस था तो वो आपका राइट आंसर रहेगा। इसका उपयोग अपन करते हैं लीकेज करंट को ग्राउंड करना और मानव की इंसान की प्रोटेक्शन करने के लिए, करंट से बचाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। उसके बाद में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि भी इसके लिए अपना धातु कौन सा यूज करते हैं, शायद इलेक्ट्रोड के लिए कौन सा धातु यूज करते हैं या फिर ऐसा ही कुछ प्रश्न था। तो अपन इसके लिए अपन इसमें तांबे एवं जस्तीकृत प्लेट का अपन उपयोग करते हैं। तो कॉपर और जस्ता, है ना, GI आपसे लिखा हुआ था तो वो आपका राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा ना, GI। और वैसे तो देखो GI आपका इसमें प्लेट अर्थिंग का है, तो अगर आपसे रोड पूछी गई है तो रोड अपन किसी काम में लेते हैं, है ना, अपन आयरन की भी काम में लेते हैं, GI की भी काम में लेते हैं, कॉपर की भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन भी डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन आपका किस प्रकार से
उसके अंदर था, ठीक है। उसके बाद ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध है वो घटता है, तो ये आपको पता है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर ही मैंने इसको दे रखा है ना। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, उसके बाद में आ जाओ, एक आपसे प्रश्न पूछा गया था प्रतिरोध के बारे में, है ना। प्रतिरोध करके 4 ऑप्शन दे रखे थे मिनिमम प्रतिरोध के बारे में। तो यहाँ पे विद्युत वायरिंग, है ना, घरेलू वायरिंग और पावर वायरिंग अर्थिंग का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम से कम होना चाहिए। पावर के सब स्टेशन जो होते हैं उनका आधा ओम से लेकर के 1 ओम होना चाहिए, और अन्य वैद्युतिक प्रतिष्ठानों का प्रतिरोध है वो 2.5 ओम से लेकर के 5 ओम तक होता है। इनमें से जो भी वैल्यू वहाँ पे दे रखी थी तो इसके अनुसार आपको चूज करनी थी। बाकी ये होता है कि जितना प्रतिरोध कम हो, छोटी सी छोटी वैल्यू हो, वो आपका राइट आंसर उसका बन सकता है ना। ऑप्शन पे भी चीज़ें डिपेंड करती है, इतना तो ते समझदार हो, है ना। ऑप्शन की वजह हुई पेपर टफ बन जाए, ऑप्शन की वजह हुई पेपर है जो सरल भी बन जाया करे। बिंग बाद में आ जाओ थे ताप बढ़ाने पर उसका आ गया आप जीआई का। हाँ, आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। आपका जर्मेनियम का फॉरवर्ड जो वोल्टेज है वो आपसे पूछा गया था, है ना। जर्मेनियम डायोड जो होता है ना, सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर उसका वोल्टेज आपसे पूछा गया था अग्र अभिनति के अंदर। तो ये आपका पेज नंबर है आपका 293, 293 नंबर पेज है। ये जो करेक्टरिस्टिक वीआई करेक्टरिस्टिक आपको डायोड की दे रखी है वहाँ पे ये देखो, जर्मेनियम का 0.3 और सिलिकॉन का 0.7 है ना। ये आपका फॉरवर्ड बाइस है, ये आपका यहाँ पे वोल्टेज 0.3 और 0.7 ये वोल्टेज है ना। इस वोल्टेज पे जैसे ही अपन बाहर वाली सप्लाई देंगे उसके बाद में धारा है वो एक का एक बढ़ जाती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में आप आ जाओ ट्रांजिस्टर गेन, है ना, बिट्टा जो होता है वो किस किस का अनुपात होता है, ये प्रश्न पूछा गया। बिट्टा जो होता है वो किस किस का अनुपात होता है, तो आपको पता है कॉमन एमिट आपका बेस होता है, उसका एल्फा करंट गेन होता है। बीटा आपका कॉमन एमीटर का होता है, और गामा जो होता है वो कॉमन कलेक्टर का होता है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ना, पुराने जो नोट्स थे उनके अंदर नहीं थे, लेकिन नए जो नोट्स अपग्रेड किया उनके अंदर डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है ना। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, बीटा इसका करंट गेन होता है, और कौन कौन सी धाराओं का अनुपात होता है। तो एल्फा बीटा की जब बात करते हैं, एमीटर की जब कॉमन लेने की बात करते हैं, तो आउटपुट करंट आपकी IC हो जाती है, इनपुट करंट आपकी IB हो जाती है। तो उस कंडीशन में आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट आपका आ जाएगा। तो आउटपुट करंट यहाँ पे कौन सी है, IC, और इनपुट करंट IB है। जब AC की बात आती है तो ये आपका डेल ये परिवर्तन को दिखाता है, और जब DC की बात आती है उस कंडीशन में डायरेक्ट आपको IC बटे IB लिख देना, ये डेल आपको नहीं लिखना, ये आपका DC के लिए हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, ये वैल्यू वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको मेंशन करके दी हुई। उसके बाद में बताया गया कि स्लिप जब 0 होती है तो मोटर की चाल के बारे में आपसे पूछा गया, है ना। उसके बाद एक टॉर्क का कोई फॉर्मूला था, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले एग्जैक्ट पता नहीं कि कौन से फॉर्मूला आपका आया था। अधिकतम बलाक गुणन के लिए शर्त जब मोटर चल रही हो तो R2 बराबर स्लिप इंटू x2, ठीक है। ये रोटर का रिएक्टेंस है, रोटर का रेजिस्टेंस है। जब मोटर मतलब क्या है कि चल नहीं रही हो बंद कंडीशन में, तो R2 बराबर x2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे की शिफ्ट होंगे पर्सन आने का चांस रहेगा। उसके बाद में आ जाओ कि जब पूछा गया कि स्लिप बराबर 0 होती है तो मोटर की चाल के बारे में, ये आप देखो टॉर्क स्लिप का जो करेक्टरिस्टिक है वो दे रखा है। जब स्लिप की वैल्यू 0 है उस कंडीशन में एन जो चाल है वो किसके बराबर है, NS, यानी कि सिंक्रोनस के बराबर है ना। स्लिप जब 0 है तो मोटर की चाल या फिर रोटर की चाल कितनी है, बराबर NS है। ये आपका पेज नंबर हो गया आपका स्लिप वाला 164। उसके बाद में आपका ट्रांसफॉर्मर ऑयल के कार्य के बारे में पूछा गया, तो 121 नंबर पेज ये आपका ट्रांसफॉर्मर ऑयल के बारे में आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन के अंदर क्या क्या था वो चीज़ें मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखो ट्रांसफॉर्मर तेल पहला ही पॉइंट दे रखा है, ये कूलिंग तथा इंसुलेशन दोनों का काम करता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे मेंशन किए रखे। इंडक्शन मोटर की बार या फिर छड़ें जो होती है वो किसके बनी हुई होती है, इंडक्शन मोटर की जो छड़ें होती है वो किसकी बनी होती है, ये आपसे पूछा गया। तो 161 है ना, वहाँ पे आ जाओ। तो 161 के अंदर आप आ जाओगे तो बार पूछा गया, तो बार या फिर छड़ें जो होती है किस में डालते हैं, स्क्विरल केज प्रकार के रोटर में डालते हैं। इसकी बाहरी परिधि पर वाइंडिंग के लिए स्लॉट बने होते हैं, और प्रत्येक स्लॉट के अंदर अपन क्या करते हैं, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर वाइंडिंग की छड़ें अपन इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। तो ध्यान से जो चीज़ें बच्चे पढ़ के गए ना, विश्वास रख के भी नोट्स में से चीज़ें पढ़ेगी तो वो बच्चा तो फायदे में, जिनको ये था भी आ भी सकता है नहीं आ सकता, इधर उधर बहुत सारे कंटेंट पे माथा मारी की है, तो बच्चा ढंग से किसी भी टीचर के कंटेंट को नहीं पढ़ पाया। उसके बाद जनरेटर के EMF इक्वेशन के बारे में कोई प्रश्न था, एग्जैक्ट पता नहीं है। तो EMF इक्वेशन के बारे में ये देखो, EMF इक्वेशन अगर आपको वोल्टेज के साथ में पूछा गया, आपका गति के साथ में पूछा गया तो BLV, और अगर आपका उसके अंदर थीटा भी मेंशन था तो BLV sin थीटा आ जाएगा।
अगर आपका पोल की संख्या और समांतर पता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे ईएमएफ इक्वेशन पूछी गई है तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर आपकी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक एक मेंशन कर रखी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ट्रिकल चार्जिंग विधि है, उसका उपयोग आपसे पूछा गया। तो ये पुराने वाला जो नोट्स था उसके अंदर मेंशन नहीं था, ये लास्ट में जो मैंने पेज रेज किया नया जो नोट्स या फिर नई जो बुक आ रही है उसके अंदर जरूर मेंशन है। ठीक है, तो ये देखो आपका सल्फेशन दोष जो होता है उसको दूर करने के लिए सल्फेशन दोष हो जाने पर सेल को ट्रिकल चार्जिंग विधि से चार्ज किया जाता है। तो सल्फेशन दोष जो होता है उसको दूर करने के लिए अपन इस विधि का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर मेरे पास जितने बच्चों ने प्रश्न भेजे थे तो इक्का दुक्का प्रश्न या फिर 2-3 प्रश्न आपने ऐसे देखे होंगे कि जो कि अपना जो कंटेंट आपको दिया उसके अंदर नहीं था, लेकिन अपन जो मेन एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से जो कंटेंट अपन तैयार करें, जो बुक आने वाली है उसके कंटेंट के अंदर ये चीज़ें जरूर मेंशन है। अभी तक अपन ने जो कंटेंट दिया था लगभग 350 पेज का, जो प्री मेन एग्जाम के लिए जो कंटेंट आ रहा है उसके अंदर आपका लगभग 430 का, यानी कि 70-80 पेज उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड होके आएंगे, क्योंकि मेन एग्जाम के लिए आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी होगी और ऑल एग्जाम के अंदर वो कंटेंट आपका काम देगा। तो जिन बच्चों ने विश्वास करके इतनी चीज़ें पढ़ी है ना, जो कंटेंट पढ़ा है, वो बच्चा भी फेल नहीं होने वाला परी के अंदर। मैं बोलता हूँ कि जिस बच्चे ने टेस्ट सीरीज के सारे प्रश्न अच्छे से याद कर रखे हैं, 34-35 जो मैंने टेस्ट दिया था, और दूसरा कोई कंटेंट नहीं पढ़ा है, वो बच्चा भी प्री के अंदर पास करेगा। हाँ, एक्चुअल में ये वास्तविकता है, आप देखना सारी चीज़ें। और जो बच्चा केवल और केवल कोर्स के अंदर नोट्स जो दिए हुए थे PDF क्लास वाइज उनको पढ़ के गया तो भी बच्चा वो पास है। और राजस्थान जीके के अंदर तो स्टैटिक टाइप में जितना भी राजस्थान जीके है ना, एक पर्सन भी उसके अंदर बाहर नहीं गया। सुरेंद्र सर उन चीज़ों को काम कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने बोला कि सर जैसे ही आंसर किया जाएगा, यानी कि मेन पेपर जो आएगा ना उसके बाद में मैं आप इसका एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। बाकी देखो मैंने आपको बोला ही है, ऑप्शन वगैरह है, थोड़ी बहुत चीज़ें बच्चों ने मेरे पास में भेजी तो उस हिसाब से चेंज हो सकता है, बाकी मैक्सिमम चीज़ें कुछ इसी हिसाब से थी। और बहु आप जैसे बोलते हैं ना कि पेपर लीक हो गया, इन चीज़ों का अगर कोई बच्चा रट के गया ना तो वो पेपर लीक वाले बच्चे को भी फेल कर देगा। हालांकि लीक वीक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना ही कोई ऐसे चांसेज है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।